नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 7 सितंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी सरकार के इस योजना से निवेशकों को मिलेंगी अधिक रियायतें। यूपी में बिजली विभाग में लूट खसोट और लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री ने कही ये बात। पुरानी पेंशन योजना को लेकर यूपी में साफ हुई स्थिति। दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार उठा रही है कदम। अयोध्या को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बनाने की चल रही तैयारी। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने निकाली 307 हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती। एसएससी के द्वारा हिंदी ट्रांसलेटर के कई पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास हिंदी या अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही ट्रांसलेशन में डिप्लोमा कोर्स भी होना अनिवार्य है। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। निर्माणाधीन अयोध्या राम मंदिर में रंग मंडप का 70% कार्य हुआ पूरा। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य काफी तेजी से चल रहा। इसी बीच मंदिर निर्माण को लेकर सोशल मीडिया में 4 तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से शेयर की गई है। साझा की गई तस्वीर में यह साफ दिख रहा है कि यह तस्वीर निर्माण हो रहे प्रथम तल की है, जहां एक तस्वीर में दिख रहा कि रंग मंडप का काम लगभग 70% तक पूरा हो चुका है। बता दें कि 5 शिखरों का निर्माण इस भव्य मंदिर के लिए प्रस्तावित किया गया है, जहां पहले रंग मंडप, फिर नृत्य मंडप, फिर गुढ़ी मंडप है, जहां गुढ़ी मंडप के उत्तर दक्षिण दिशा में कीर्तन मंडप और आखिरी में मुख्य मंदिर का शिखर गर्भगृह के ऊपर रहेगा। यूपी सरकार के इस योजना से निवेशकों को मिलेंगे अधिक रियायतें। उत्तर प्रदेश में हर दिन राज्य के विकास को लेकर कई नई मुहिम शुरू की जा रही। अब इसी कड़ी में पुराने निवेशकों को इंडस्ट्री लगाने की मुहिम को उत्तर प्रदेश सरकार आसान बनाने की योजना बना रही, जिसे लेकर एलओसी के लिए आवेदन करने वाले निवेशकों ने यदि जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत ले ली है, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी के सिवाय और अन्य किसी भी तरह का छूट लाभ नहीं लिया है, साथ ही निवेशक को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे निवेशकों को स्टाम्प ड्यूटी की राशि वापस करनी होगी। छूट की रकम को वापस करने के बाद निवेशक औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 का लाभ ले पाएंगे, जिससे ज्यादा रियायतें भी निवेशकों को मिल सकेंगे। इसे लेकर प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1963 में अशोक चक्र विजेता भारतीय एयर होस्टेस नीरजा भनोट का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 2011 में एक बम जो दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर फटा, जहां 9 लोगों की जान चली गई और लगभग 45 लोग घायल हुए थे। वहीं वर्ष 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से निवेश की अनुमति दी थी। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व डुसेन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन वर्ष 1934 में भारतीय कवि और लेखक सुनील गंगोपाध्याय का जन्म हुआ था। यूपी में बिजली विभाग में लूट खसोट और लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री ने कही ये बात। बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान इंजीनियरों के लूट खसोट और लापरवाही पर यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा नाराजगी जताई गई है। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि मिली भगत करने, अनर्गल बिलिंग और उसमें सुधार के धंधे को तत्काल बंद करे। XEN, AE और JE द्वारा अपने आदमियों, एजेंसियों और दलालों के माध्यम से की जा रही वसूली को बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि ट्रस्ट बिलिंग के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करे, मीटर की फोटो से उपभोक्ताओं का बिल बने, इसे बढ़ावा दे। साथ ही उन्होंने गलत बिलिंग को रोकने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत कार्मिक अपने चाल चरित्र में बदलाव लाते हुए उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने का काम करें। काम की बात में आज हम जानेंगे, नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी में नहीं मिल रहे आपके हक के पैसे तो क्या करें। कई बार जब हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उसमें बकाया वेतन, ग्रेचुइटी, बची छुट्टी के पैसे, प्रोविडेंट फंड आदि का उल्लेख देखने को मिलता है। जब किसी कारणवश आप नौकरी छोड़ते हैं तो कंपनी का काम है कि आपको ये सब लौटाएं, लेकिन यदि आपको कंपनी छोड़े 3 महीने हो चुके हैं और अभी भी इन चीज़ों के लिए कंपनी आपको दोहरा रही है या किसी कारण बहाने बना रही, तो आप कानूनी प्रक्रिया के तहत भी कंपनी से यह डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कंपनी द्वारा बकाया वेतन के साथ साथ जितने दिन तक का आपका वेतन रोका गया है उन दिनों तक आप सूद की डिमांड भी कंपनी से कर सकते हैं। यदि कंपनी के मैनेजमेंट से कई बार बात करने के बावजूद भी आपको आपका हक नहीं मिल रहा तो अच्छे वकील की मदद से आप कंपनी को नोटिस जरूर भेजें।
इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट और रिजाइन या टर्मिनेशन लेटर की कॉपी भी साथ रखें। यदि किसी भी संस्थान में आपने 10 साल या उससे ज़्यादा समय तक काम किया है तो आपका हक ग्रेच्युटी पर बनता है। ऐसे में कंपनी छोड़ने के 30 दिन के अंदर ही आपको यह राशि मिल जानी चाहिए। पीएम कार्यालय में बैठक के दौरान अयोध्या में मंदिर वास्तुकला का संग्रहालय बनाने पर हुआ फैसला। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई, जहां पीएम मोदी भी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी सामने आई है कि अयोध्या में मंदिर वास्तुकला का एक संग्रहालय बनाने का फैसला लिया गया है। इस संग्रहालय में देश भर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक संग्रहालय बनाने का फैसला लिया गया है। इस संग्रहालय में देश भर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की प्रतिकृतियां होंगी जो उनकी वास्तुकला पर केंद्रित होंगे। इस बैठक में अयोध्या में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ व राज्य के शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद थे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर यूपी में साफ हुई स्थिति। यूपी में पुरानी पेंशन योजना पर काफी चर्चा देखने को मिल रही थी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पत्र के बाद स्थिति साफ कर दी गई है। नियुक्ति विभाग की तरफ से कहा गया है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्हें भी नौकरी मिली है वे नई पेंशन पाने के हकदार होंगे। उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती है। मालूम हो कि 3 मार्च 2023 में राज्यों को केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा पत्र भेजा गया था, जहां केंद्रीय सेवा के कर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर बाद में भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन योजना देने की बात कही गई थी। इसके आधार पर वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए राज्य यदि चाहे तो विचार कर सकता है। वहीं नियुक्ति विभाग के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में लागू की गई व्यवस्थाओं को राज्य सरकार अपने यहाँ 100% लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। यूपी में बड़े स्तर पर न्यायिक अधिकारियों का हुआ तबादला। यूपी में न्यायिक अधिकारियों के तबादले को लेकर खबर सामने आई है, जहां जिला जज के 10 न्यायिक अधिकारियों का तबादला हुआ है। इस न्यायिक अधिकारियों की तैनाती नई जगह पर की गई है। इसे लेकर राजीव भारती, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं, उन्होंने अधिसूचना भी जारी की है। बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल इतने बड़े स्तर पर पहले भी राज्य में किए गए हैं। 9 जिला अधिकारियों का तबादला बीते शुक्रवार देखने को मिला। वहीं शनिवार को लगभग आधा दर्जन से भी अधिक डीएम ट्रांसफर किए गए हैं। तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ रामपुर में दर्ज हुआ मामला। तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खरगे द्वारा भी हाल में ही सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइन्स थाना में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल एसपी को एक प्रार्थना पत्र सिविल लाइन्स क्षेत्र के एकता विहार कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राम सिंह लोधी और आवास विकास कॉलोनी निवासी अधिवक्ता हर्ष गुप्ता द्वारा दिया गया है। दिए गए इस प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक सरकार में ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री प्रियांक खरगे ने सनातन धर्म पर टिप्पणी की थी, जिसमें उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मालूम हो कि सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से स्टालिन ने तमिलनाडु के एक कार्यक्रम के दौरान की थी। यूपी बर्थडे में आज हम बात करेंगे सुरेंद्र वर्मा के बारे में। ये पेशे से एक प्रमुख हिंदी साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार हैं। इनका जन्म 7 सितंबर वर्ष 1941 में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। शिक्षक के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि आगे जाकर इन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया। इनका पहला नाटक था सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इनके लघु नाटकों के संकलन में से एक नींद क्यों रात भर नहीं आती है, जो वर्ष 1976 में प्रकाशित हुए थे। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जिनमें 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता, मुझे चांद चाहिए, काटना, समी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से आदि शामिल है। इन्हें इनके कई सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया, जिनमें मुझे चांद चाहिए के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल है। वहीं हिंदी में नाटककार के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आयोजन की चल रही तैयारी। देश और प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम 11 सितंबर से 30 अक्टूबर तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत मुट्ठी भर मिट्टी, चुटकी भर अक्षत का संग्रह नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लिया जाएगा। इसके लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके, स्काउट्स एंड गाइड, नागरिक सुरक्षा संगठन आदि के सहयोग लेने की बात सामने आई है। कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा की तैयारियों की समीक्षा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा भी की गई। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी तैयारियों को समय से पूरा कराते हुए प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाएंगे। इस हर घर में उत्सव का माहौल पैदा किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं एवं नायकों से परिचित कराया जाए।
यूपी में मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए बीएड एमएड के साथ पीएचडी कराने की चल रही तैयारी। अब बीएड और एमएड की पढ़ाई मदरसों में भी करवाई जाएंगे। इसके लिए शोध की सुविधा देकर विषय विशेषज्ञ तैयार करने की कवायद मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए बोर्ड ने शुरू की है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ ही पीएचडी कराने की तैयारी भी मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा करवाई जा रही। उम्मीद है कि इस प्रस्तावित बैठक में बोर्ड की 12 सितंबर को मुहर लगे। मालूम हो कि तहतानिया, फौकानिया और आलिया व उच्च आलिया स्तर या इससे भी ऊपर 16,460 मदरसे उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त राज्य में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। आज के ही दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है तथा उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम के सिलेक्शन कमेटी पर गौतम गंभीर ने उठाए सवाल। वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा चुका है, जहां केएल राहुल और ईशान किशन को भी जगह मिली है। केएल राहुल और ईशान किशन की बैटिंग ऑर्डर को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कोई मुझे बताए कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए नाम जरूरी है या फॉर्म। अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों तो क्या केएल राहुल उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेल रहे हैं तो आपके लिए नाम मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि ईशान किशन को केएल राहुल से पहले खेलना चाहिए। ईशान ने पहले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं केएल राहुल को क्रिकेट खेले हुए कई महीने बीत चुके हैं। दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार उठा रही है कदम। भू उपयोग परिवर्तन शुल्क व वाय विकास शुल्क से छूट या राहत समेत कई अतिरिक्त लाभ उत्तर प्रदेश सरकार दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों को देने जा रही, जिसे लेकर दुग्धशाला विकास और दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन करने की तैयारी है। प्रस्ताव के मुताबिक राजस्व संहिता के नियमों के तहत कृषि भूमि के गैर विकास भूमि में उपयोग तथा प्रोजेक्ट के बीच पड़ने वाले आरक्षित श्रेणी के भूमि के श्रेणी परिवर्तन पर लिए जाने वाले शुल्क को माफ करने की योजना है। साथ ही रियायत देने की तैयारी शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों में भू उपयोग परिवर्तन व वाय विकास शुल्क में भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे आदिशक्ति मां देवरही मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर का नाम देवरही देवरिया जिले के नाम से ही पड़ा। शक्तिपीठ में से एक देवरिया का यह देवरही मंदिर भी है, जो मां देवी को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में यहाँ आपको बहुत ही सुंदर मां देवरिया की प्रतिमा देखने को मिलेंगी। वहाँ मौजूद गर्भगृह चांदी से बना है। इस मंदिर के आसपास आपको और भी कई देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर के आसपास आपको कई प्रसाद की दुकानें भी मौजूद दिखेंगी। यहाँ का शांत वातावरण धार्मिक पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। बिस्किट तस्करी मामले में तस्करों ने अवैध सोना प्रयागराज ले जाने की बात को किया कबूल। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सोने के बिस्किट की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ा गया था। पुलिस और डीआरआई सोने के बिस्किट पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के ट्रेडमार्क वाले होने से हैरान है। इस ट्रेडमार्क को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विदेशों तक भी इन तस्करों का रैकेट फैला हुआ है। यह खबर सामने आई कि इस रैकेट द्वारा नेपाल में सोने को मंगवाया गया था, फिर इस जगह से भारत के अलग अलग हिस्सों में इसे भेजा जा रहा। पुलिस के पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा यह कबूल किया गया है कि सोने के बिस्किट नेपाल से प्रयागराज पहुंचाने। इंडिया और भारत को लेकर मायावती ने तोड़ी चुप्पी। इन दिनों इंडिया और भारत को लेकर देश में काफी बहस देखने को मिल रही। अब इसी मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश के नाम पर खड़ा किया जा रहा है ये विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत है। विपक्ष ने बीजेपी को मौका दिया है। इस विवाद की आड़ में जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशाना साधते हुए कहा कि भारत बनाम इंडिया में भाजपा ने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे जरूरी मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। इसी वजह से बसपा जातिवादी, सांप्रदायिक और पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना सही समझती। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ एनडीए गठबंधन और भाजपा को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। भाजपा को देश के नाम को लेकर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर दिया है। सीएम योगी के छोटे भाई को सेना में हुआ सूबेदार मेजर पद पर प्रमोशन। अभी हाल में ही सेना में सूबेदार मेजर के पद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई सूबेदार शैलेंद्र बिष्ट को पदोन्नत किया गया है। बता दें कि सूबेदार मेजर गढ़वाल रेजिमेंट में सर्वोच्च गैर कमीशन अधिकारी रैंक पर है। अभी उनकी तैनाती गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर लेसडाउन में है।
इससे पहले उनकी तैनाती उत्तराखंड में चीन सीमा से लगने वाले माना में थी। देश की सेवा में योगदान देने वाले सीएम योगी के भाई शैलेंद्र बिष्ट द्वारा बताया गया कि बचपन से ही देश की सेवा में जाना चाहते थे, इसलिए स्काउट गाइड में वे शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने अपने सपने को साकार भी किया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर चल रहे मामले हुए बंद। अपने निजी मामलों को लेकर चर्चा में बने आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर चर्चा चल रहे मामले अब खत्म किए जा रहे हैं, क्योंकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ चल रही जांच की फाइल अब लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि आलोक मौर्य द्वारा शिकायत वापस लिए जा चुके हैं। इस वजह से जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकरण को खत्म करने की सिफारिश की है। शासन को जल्द ही यह रिपोर्ट भेजी जा सकती है। धूमनगंज थाने में दर्ज मुकदमे को भी वापस लेने की प्रक्रिया आलोक मौर्य के खिलाफ शुरू हो चुकी है। चल रही चर्चाओं के बीच यह खबर है कि ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य के बीच गोपनीय समझौते के बाद यह फैसला सामने आया है। यूपी के बेरोजगार युवाओं को सीएम योगी का तोहफा। यूपी में इसी साल पुलिस में उप निरीक्षकों और उसके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया होने की संभावना है, जिसके तहत पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 सितंबर तक आवेदन करने की तिथि बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्था के लिए निर्धारित की गई है, जहाँ कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित कंपनी का पंजीकरण 15 वर्ष पुराना होना चाहिए और ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करवाने के लिए कम से कम 3 सफल परीक्षाओं का अनुभव होना चाहिए। वहीं 12 से 15 लाख उम्मीदवारों के आवेदन आने की उम्मीद उप निरीक्षक व समकक्ष के 2469 पदों के लिए बोर्ड द्वारा जताई गई है। अयोध्या को पूरी दुनिया में सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन हब बनाने की चल रही तैयारी। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बनाने की तैयारी में यूपी सरकार लगी हुई है, जिसके लिए कुल 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी नजर अयोध्या के इस प्रोजेक्ट पर बनी हुई है। अभी हाल में ही दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या के धार्मिक विकास को लेकर पीएम मोदी द्वारा बैठक की गई थी, जहां सीएम योगी के साथ साथ अयोध्या कमिश्नर और डीएम भी मौजूद थे। इस दौरान इस बात पर चर्चा देखी गई कि इस प्रोजेक्ट को और भी आकर्षक बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस वजह से एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी सर्वे के लिए 56 दिनों की मांग। ज्ञानवापी टीम का सर्वे अभी भी जारी है। बीते ही दिनों परिसर में एएसआई की टीम त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच पहुंची थी। मिली जानकारी के अनुसार 8 सितंबर यानी कल एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट तैयार कर पेश करने वाली है। फिलहाल कार्रवाई की रफ्तार बढ़ाते हुए इसे पूरा करने को लेकर 56 दिन बढ़ाने की मांग की गई है। बता दें कि वाराणसी, पटना, कानपुर, दिल्ली और हैदराबाद की टीमें सर्वे में शामिल है। वही सर्वे के लिए स्थानों का निर्धारण ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार के लिए किया जा चुका है। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि यदि आपके मोबाइल फोन में पानी घुस गया है तो क्या करें। अचानक यदि आपका फोन पानी में गिर गया है या उसके चार्जिंग पोर्ट में पानी चला गया है तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने पर आप सबसे पहले चार्जिंग से फोन को हटा दें, फिर टर्न ऑफ कर दे। पूरे भीगे हुए फोन से जो भी पार्ट अलग किया जा सकता है, जैसे सिम कार्ड ट्रे, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, यदि रिमूवेबल बैटरी है तो उसे भी अलग कर दे। उसके बाद यदि माइक्रोफाइबर कपड़ा आपके पास मौजूद है तो उसका इस्तेमाल फोन को साफ करने में करें। यदि नहीं है तो फोन के हर हिस्से को किसी भी तौलिए की मदद से साफ करने की कोशिश करें। फिर फोन के पोर्ट को नीचे कर टैप करके पानी को निकालने की कोशिश करें। फिर फोन को एयर ड्राई होने के लिए पंखे, कूलर आदि के पास रखें। इसके अलावा फोन का इस्तेमाल कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए ना करें। साथ ही फोन को सुखाने के लिए धूप में रखने, हेयर ड्रायर से सुखाने या चार्जिंग पोर्ट में किसी तरह की नुकीली चीजें इंसर्ट करने से बचें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में वर्ष 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश में गाय जात्रा उत्सव मनाया गया है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है नेपाल। हाल ही में किसने आकाशवाणी एवं समाचार सेवा प्रभाग में प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है जयदीप भटनागर, ऑप्शन बी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ऑप्शन सी है एन वेणुधर रेड्डी, ऑप्शन डी है राजीव यादव। इसका सही उत्तर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है मिर्जापुर। इसका सही उत्तर है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है 12 जिलों में, ऑप्शन बी है 15 जिलों में, ऑप्शन सी है 17 जिलों में, ऑप्शन डी है 10 जिलों में। इसका सही उत्तर है 10 जिलों में।
सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।